किसी ने बड़ी जोर से दरवाजा खटखटाया और पिताजी को पुकारा। हम सबकी नींद खुल गई। पिताजी हड़बड़ाकर उठ बैठे, फौरन बत्ती जलाई। घड़ी में सुबह के 3:45 बजे थे। इस समय कौन होगा? कोई चोर या फिर? पिताजी ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? भाई साहब, मैं हूं मंजीत सिंह, बाहर से आवाज आई। पिताजी को जब पूरी तरह से तसल्ली हो गई, तब उन्होंने दरवाजा खोला। मंजीत सिंह ने अंदर आते ही कहा, माताजी, चल बसी। मां, कल रात ही तो पड़ोस वाली दादी की बात कर रही थीं और बता रही थीं कि उनकी हालत अच्छी नहीं है, पल दो पल की मेहमान है। हम सब भी अपने अपने बिस्तर से उठकर बरामदे में आ गए। पिताजी के पूछने पर मंजीत सिंह को रोना आ गया। भाई साहब, रात 12 बजे से ही मां की हालत बहुत खराब थी। पेट में दर्द था, शायद थोड़ी सूजन भी थी। हाँ, उन्हें बहुत कष्ट था। चलो, अच्छा ही हुआ, इस दर्द से छुटकारा मिल गया। पिताजी बोले। मां ने उनकी बात में जोड़ते हुए कहा, कल तो काफी तकलीफ थी, पर लगता नहीं था कि इतनी जल्दी। पिताजी ने मंजीत चाचा को हिम्मत बंधाई, उनसे किसी भी चीज की जरूरत के बारे में पूछा और बाहर तक छोड़ने चले गए। मां ने हाथ मुंह धोया और मुंह से सफेद दुपट्टा निकालने को कहा। मैं चाय बनाने रसोई में चली गई और ख्यालों में खो गई कि मंजीत चाचा की मां, प्रीतम चाची की सास और हरजीत, रानी और अमरजीत की दादी, कहने को तो छोटे बेटे चरणजीत की भी मां, छोटी बहू बलवंत की भी सास और बाबी व टिंकू की भी दादी थीं। लेकिन शायद किसी के मन में कोई शोक न था, किसी के मन में उनके जाने की पीड़ा न थी। आंखों से जो आंसू बह रहे थे, वे तो किसी भी अजनबी, अनजाने, अनचाहे इंसान के लिए निकल सकते हैं। ये सब सगे संबंधी तो शायद दादी की मौत का ही इंतजार कर रहे थे। शायद ही क्यों, यह तो पूरी सच बात है। जब से रानी की दादी ठीक से चलने फिरने लायक नहीं रहीं, तब से ही सब बुढ़िया के मरने का इंतजार कर रहे थे। इस दुनिया में कहने को तो दादी का भरा पूरा परिवार था, पर अपना दुख दर्द बांटने वाला, देखभाल करने वाला, हमेशा साथ बने रहने वाला एक ही आदमी था। वे थे दादी के पति। हाँ, दादाजी। बस एक वे ही थे जो दादी का पूरी तरह ध्यान रखते थे। दादी जो कहती, वे हाजिर करते। कई बार मुंह का स्वाद बदलने को दादी खट्टी मिट्ठी गोलियां खा लेती। तब बड़े तो क्या, बच्चे तक उन्हें चिढ़ाते, अरे बुढ़िया को तो देखो, क्या चटोरी होकर गोलियां खा रही है। क्या जवानी में खाने पीने से मन नहीं भरा, जो बुढ़ापे में गोलियां चूस रही है। वे सब सुनती रह जातीं। बहुएं बूढ़े को भी नहीं छोड़ती थीं। बड़ा प्यार हो रहा है, जो मांगती हैं वही लाकर देता है। इस बुढ़ापे में भी शर्म नहीं आती बुढ़िया को गोलियां खिलाते हुए। जब दादाजी काम करते थे और पैसे लाकर देते थे, तो वे सभी को प्यारे लगते थे। तब तो दादी की भी पूछ थी, लेकिन जब से आंखों की रोशनी कम हो गई थी, काम कम ही मिलता था। धीरे धीरे सबके मन में बदलाव आ गया था। पहले बिना मांगे ही सुबह की चाय मिल जाती थी, और अब धूप निकल आने पर भी, दादी के आवाज लगाने पर भी 2 घूंट चाय नहीं मिलती थी। कितनी अजीब बात है यह। क्या आदमी का रिश्ता पैसों तक ही सिमट गया है? क्या आदमी की अपनी कोई कीमत नहीं होती? क्या उसका खुद का कोई वजूद नहीं है? या जो वजूद की कीमत है, वह बस पैसे की ही है? अगर यह हार्डमांस का पुतला निकम्मा हो जाता है, तो क्यों सब कुछ उससे दूर चला जाता है? उसके अपने भी क्यों पराये हो जाते हैं? यह बात समझ में नहीं आती। दादी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। नकारा होते ही वे अपने ही बेटों को भार लगने लगी थीं। जो मकान दादी जी का अपना था, उन्होंने अपनी कमाई से बनवाया था, उस घर में ही अब दादा दादी के लिए जगह नहीं थी। वैसे तो वे दोनों बड़े बेटे मंजीत के पास ही रहते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें रखने के लिए बड़ी बहू और छोटी बहू में खूब जमकर लड़ाई भी हो जाती थी। दादी कहलाने को तो घर की मालकिन थीं, लेकिन 2 वक्त भी चैन से भरपेट भोजन नहीं मिलता था। एक चपाती, छोटी सी कटोरी में दाल या सब्जी, बस। और मांगने पर चपातियों की जगह गालियां परोस दी जाती। कुछ काम धाम है नहीं, बैठी बैठी रोटियां तोड़ती रहती है, बुढ़िया मरती भी नहीं। पता नहीं कब पीछा छूटेगा। दादी शायद उनकी यह नादानी समझकर माफ करती रहती थीं। यह सब झेलते हुए भी दादी का मन अपने परिवार में ही बसा हुआ था। बाहर का कोई आकर घर की किसी चीज को छू तो जाए, फिर तो दादी की डांट सुनने ही लायक होती थी।
अमरूद के मौसम में जब बच्चे पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ते तो दादी अपनी बैसाखी बजा बजाकर उन्हें भगाती थीं। कितना अपनापन था दादी की हर हरकत में। पर परिवार के सभी सदस्य इस अपनेपन की कोई कीमत नहीं समझते थे। उन्हें तो दादा दादी मुसीबत लगते थे। हर समय दुत्कार ही दुत्कार और दुत्कार। मुझे याद है, जब रानी के दादाजी गांव में अपनी जमीन बेचकर आए थे, तब उनके दिन फिर गए थे। उनकी खातिरदारी बढ़ गई थी। समय पर चाय, खाना और प्यार से बोलना। दोनों बहुओं में होड़ लगी थी। दादाजी का मन जीत कर पैसे हड़पने की, लेकिन प्रीतम चाची जीत गई थीं। मेरी मां ने बताया था कि सारे रुपए रानी के खाते में जमा करा दिए गए थे, ये कहकर कि बूढ़े बुढ़िया के आड़े वक्त में काम आएंगे। रुपए का तमाशा खत्म हुआ कि फिर से उनके वही बुरे दिन लौट आए थे। मेरी मां उनके घर अफसोस जताकर आई तो कहने लगी, सब ने रो रो कर आंखें सुझा ली हैं। मन में तो उस समय आया कि एकाएक से पूछूं, जीते जी दादी की सेवा न हुई और अब ये आंसू किस लिए। श्मशान ले जाने का समय आया तो समाज की चिंता ने दोनों परिवारों को आ घेरा। अर्थी पर से पैसे फेंकने के लिए पैसों का इंतजाम किया गया। लोग क्या कहेंगे, दो दो बेटे हैं, पोते भी हैं, काम अच्छा नहीं किया तो समाज में नाक कट जाएगी। वाह रे इंसान, जिंदा आदमी के लिए दो दाने अन्न के भी नहीं, मर गए तो पैसे फेंकते हैं। कितना घिनौना रिवाज है हमारे समाज, हमारे लोगों का। जैसे तैसे अंतिम संस्कार की रस्म पूरी हुई। सब तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि कोई कल को यह न कह दे कि दो दो बेटों के रहते कुछ कमी रह गई थी। जिस दादी की सेवा करने के लिए उनके पास जरा सा समय न होता था, मरने के बाद उसके लिए अफसोस जताने आए लोगों के साथ पूरा दिन बैठना पड़ता था। लोगों ने आज को आधुनिक युग नाम गलत दे दिया है। यह तो पत्थर युग है, पत्थर के दिल, जिन पर किसी के दर्द आह का कोई असर नहीं होता। 13वें दिन अंतिम क्रिया की गई। पूरी बिरादरी और जान पहचान के लोगों को खाना खिलाया गया। दादी को भूखा मार दिया, लेकिन बिरादरी में नाक रखने के लिए खाना खिलाया। क्या खाना था? मटर पनीर, चना, उड़द की दाल और चावल। बच्चों के लिए तो कोई त्योहार ही हो गया था। बड़े भी भूल चुके थे कि किसी की मृत्यु पर यह भोज दिया जा रहा है। किसी को याद तक न रहा था कि दादी ने हमारे बीच में अंतिम सांस छोड़ी थी। उनकी आंखें पानी से भरी थीं, जिनमें शायद अभी तक दादी नहीं रहीं। पर दादाजी चुपचाप उस कमरे में चारपाई के साथ लगे बैठे थे, जहां दादी की धुंधली सी तस्वीर बसी हुई थी, जिसे वे लोगों की उस भीड़ में खोज रहे थे जो दादी की अंतिम क्रिया में शामिल होकर मुंह का स्वाद बढ़ा रहे थे।